अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नावल दर आईना इश्क। इसको तहरीर किया है आरोश ख़ान ने। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिले। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। दरियाना इश्क एपिसोड 8। तुमने बताया था तुम आखिरी बार उससे वहीं मिली थी। अजीब लगता है जब हम एक इंसान को किसी जगह जिंदा सलामत छोड़कर जाएं और फिर उसी जगह लौटें तो वो इंसान एक लाश में बदल गया हो। कंजा बेगम की आंखों में अपने शौहर की मौत का मंजर चलने लगा था। बात जिस जानिब जा रही थी, अरीना बात को उस सिमत जाते देखना नहीं चाहती थी। उनके आखिरी मुलाकात के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था सिवाय चंद लोगों के। आप बताएं, आपका दिन ठीक रहा? अलहीना ने मौजू गुफ्तगू बदलना चाहा, इसे किंजा बेगम ने भी नोट किया था। हाँ, अच्छा था। अच्छा, आज शाम मेरे साथ चलना, आयज़ा को देखने चलेंगे। हफ्ता हुआ उनसे मिल नहीं पाई। किंजा बेगम ने उसके बाद बदलने को समझते हुए कहा, फुप्पो आप चली जाइएगा, मैं उन लोगों को जानती नहीं, ऐसे जाकर क्या करूँगी? अलीना ने उनकी बात के जवाब में कहा था, बेटा अब तुम यहीं हो तो रोज़ आमना सामना होता रहेगा और मिलोगी तो ही जान पहचान बनेगी। उनकी भतीजी भी अक्सर आती है, तुमसे चंद साल ही बड़ी होगी, अच्छी दोस्ती हो जाएगी तुम्हारी उससे। किंजा बेगम ने उसे ग्रेस को खातर में ना लाते हुए कहा, कल उनकी बात मेराज लाशारी से भी हुई थी। अलीना के अंदर आए बदलाव को लेकर और किंजा बेगम ने उन्हें यकीन दिलाया था कि यहाँ उसे अपने साथ लोगों से मिलवाया करेंगी और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर से पहले की जैसी हो जाएगी। जी ठीक है। अलीना ने मज़ीद बहस करने के बजाय उनके साथ जाने की हामी भर दी थी। कमाल हाउस के लॉन में इस वक्त खूब महफिल जमी हुई थी। अदीरा और आहन के हमरा आरिज और आयज़ा बेगम इस वक्त लॉन में बैठे थे। हल्की हल्की धूप और दरख्तों का साया एक खूबसूरत धूप का छाँव का मंजर पेश कर रहा था। वो सब खुशगपियों में मगन थे और आरिज की शौक़ें अरूज पर थीं। फिर वो भागता हुआ अंदर गया और गिटार उठाकर आता आहन के पास बैठ गया। गिटार बजाने के साथ कोई धुन गुनगुना रहा था। अदीरा और आयज़ा बेगम पूरी दिलजमी से उसकी धुन एंजॉय कर रही थीं, जबकि आहन भी संजीदा सा उनके हमरा बैठा हुआ था। अलीना अपने कमरे की खिड़की से यह मंजर बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। दरख्तों के बाइस वो आयज़ा बेगम और पास बैठे एक खूबरू जवान के अलावा किसी का चेहरा नहीं देख पा रही थी। मगर गिटार की आवाज़ उसे अपने कमरे तक सुनाई दे रही थी। कुछ पुरानी यादें एक बार फिर उसके जहन पर हमला आवर हुई थीं। अजान अक्सर फारिग वक्त में गिटार बजाया करता था, जो उसने अपने वालिद सिराज लाशारी से सीखा था, जिन्हें म्यूज़िक में बहुत दिलचस्पी थी। किंजा बेगम के पुकारने पर वो खिड़की से हटकर नीचे की जानिब चली गई। शाम में किंजा बेगम अलीना को लिए आयशा बेगम से मिलने आई थी। अदीरा, अहान और आरिस के हमरा कुछ देर पहले ही बाहर गई थी। जरमीना ने उन लोगों को लिविंग रूम में ही बिठाया था। आयशा बेगम अलीना से मिलकर बहुत खुश हुई थी। दोनों खवातीन अब बातों में मगन थीं और अलीना वहाँ बैठी बोर हो रही थी। अभी कुछ देर में अदीरा आ जाएगी, फिर आपको भी कंपनी मिल जाएगी। आयशा बेगम ने अलीना को मुखातिब करते हुए कहा तो अलीना फ़कत मुस्कुरा दी। अलबत्ता अदीरा के नाम ने उसे चौंकाया ज़रूर था। वो सोच नहीं सकती थी कि जिस कंपनी को उसने ज्वाइन किया है इस वक्त वो उन्हीं लोगों के घर बैठी हुई है, और आने वाला वक्त किस किस सच को सामने लाएगा इससे अलीना अक्सर अनजान ही थी। वो अभी अदीरा के बारे में ही सोच रही थी जब बाहर गाड़ी रुकने के साथ किसी के कहके और फिर फर्श पर जूतों की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी थी। वो सभी दाखिली दरवाजे के जानिब मुतवज्जा हुए थे, जबकि अलीना को देखकर अदीरा के चेहरे का रंग एक पल को उड़ा था। अलीना को भी अदीरा को देखकर बेइंतहा हैरत हुई थी। वह हैरान थी कि कुछ देर पहले वह जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई है, इत्तेफाक से ही उनका घर इसके पड़ोस में था। अलीना को देखते ही अदीना ने लब कुचलते एक नज़र पलट कर देखा जहाँ आरिस के हमरा आहान उसे जाने पा रहा था। फुप्पो मैं अभी आई, वो कहकर फ़ौरन बिना किसी से मिले पलटी और भागकर उन दोनों की जानिब आई। क्या हुआ? आहान ने उसकी बौखलाहट को नोट करते हुए पूछा था। हाँ तुम आओ मेरे साथ, मुझे ज़रूरी बात करनी है तुमसे। आहान का हाथ थामती वो उसे अपने साथ ले जाने लगी।
مگر کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ آرس کو بھی ادھیرا کی جلد بازی کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ آرس، ہمیں کچھ بات کرنی ہے، ہم ابھی آتے ہیں، کہتے ساتھ ہی ادھیرا آہن کا ہاتھ تھامے اسے گھر کے ساتھ بنے ایک الگ حصے کی جانب لے گئی تھی، جہاں ایک جم، اسٹڈی اور ایک ہوم آفس تھا۔ آہن کو ادھیرا کا انداز عجیب لگا تھا، وہ کچھ کہہ بھی نہ سکا۔ ادھیرا نہیں چاہتی تھی کہ وہ الینا کو اس وقت وہاں بیٹھا ہوا دیکھ لے۔ اس کے رد عمل کے ڈر سے وہ اسے اندر جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی آہن یہ سوچے کہ الینا کو کمپنی اور اس گھر تک لانے کی وجہ ادھیرا ہے، وہ بھی بنا اسے ذہنی طور پر تیار کیے، اور پھر عائزہ بیگم کی موجودگی میں کسی بھی بات کا باہر آنا مسائل کو بڑھا سکتا تھا۔ الینا کو ادھیرا کی حرکت کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ایسے کون گھر آئے مہمانوں کو دیکھ کر کرتا ہے؟ وہ جو اس کو اس اتفاق کی وضاحت دینے کا سوچ رہی تھی، اس حرکت پر اسے کافی عجیب لگا تھا۔ وہ ابھی سوچ رہی تھی جب دروازے سے ایک خوبرو سا 22-23 سالہ نوجوان داخل ہوا تھا۔ الینا کو اپنے گھر کے لیونگ روم میں بیٹھا دیکھ کر وہ ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ چہرے پر کچھ سائے لہرائے تھے اور کچھ مناظر نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ ادھیرا کے رد عمل کی وجہ اب اسے سمجھ آنے لگی تھی۔ آرس بیٹا، کیسے ہو؟ کنزا نے آرس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو اس کی سوچ کا سلسلہ تھما تھا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ الینا کو دیکھتے ہوئے آرس نے کنزا بیگم کو جواب دیا تھا۔ یہ الینا ہے، میری بھتیجی۔ آرس سے الینا کا تعارف کروایا تو وہ رسمی طور پر مسکرا دی تھی۔ ہیلو، آرس نے بھی سرسری انداز میں الینا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آہن اور ادھیرا کہاں چلے گئے؟ عائزہ بیگم نے آرس سے سوال کیا۔ جی، وہ لوگ بس آتے ہی ہوں گے۔ آرس کہہ کر سیڑھیوں کی جانب چلا گیا اور جاتے ہوئے فون پر نہال کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہو کیا رہا ہے ادھیرا؟ اس نے ادھیرا سے استفسار کیا جو اسے لیے اسٹڈی میں آئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ بس مجھے تم سے بات کرنی تھی، ادھیرا نے کچھ سوچ کر کہنا شروع کیا۔ وہ سب تم باہر یا گاڑی میں بھی کہہ سکتی تھی۔ آہن کو ادھیرا کا اسے اپنے ساتھ یوں لانا عجیب لگا تھا۔ وہ پہلے ایسی حرکتیں نہیں کیا کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ پھپھو کچھ سن لے، ادھیرا نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا تو مقابل اسے بس گہری نظروں سے دیکھے گیا۔ اسے ادھیرا کا بہانہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ ایکچولی پھپھو آج کل ہم دونوں کو لے کر بہت حساس ہو گئی ہیں، ادھیرا نے لب کچلتے ہوئے کہا۔ وہ اب بھی آہن سے یہ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ الینا معراج لاشاری یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ادھیرا، آئی نو ڈیٹ، اور اب سے میں محتاط رہوں گا، جاتے ہوئے ہم یہ بات کر چکے ہیں، رائٹ؟ آہن نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے استفہامیہ انداز میں کہا تھا۔ تم کیوں نہیں چاہتی تھی کہ میں ابھی اندر جاؤں؟ کچھ دیر بعد اس نے پھر ادھیرا سے سوال کیا تھا۔ وہ اصل میں اندر کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے تمہارا جانا مناسب نہیں ہے، بس اس لیے بلا وجہ کے سوال اور باتیں تم تو جانتے ہو۔ بالآخر ادھیرا نے ہمت کر کے کہہ دیا تھا، اوکے۔ وہ پرسوچ انداز میں کہتا وہیں بیٹھ گیا تھا۔ ہائے، آئی ایم سوری، وہ مجھے کچھ ضروری بات یاد آ گئی تھی۔ الینا سے ہاتھ ملانے اور کنزا بیگم سے ملنے کے بعد الینا کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ عائزہ بیگم نے ادھیرا کا تعارف اپنی ہونے والی بہو کے روپ میں کروایا تھا۔ تم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ کچھ دیر بعد عائزہ بیگم نے دریافت کیا، جبکہ ادھیرا اور الینا کے انداز سے کنزا بیگم نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا تھا۔ جی، الینا نے حال میں ہی ہماری کمپنی جوائن کی ہے، ادھیرا کہہ کر انہیں الینا کے کام کی تفصیلات سے آگاہ کرنے لگی تھی۔ الینا بیٹا، تم نے بتایا نہیں کہ تم نے ان لوگوں کے ساتھ کام شروع کیا ہے؟ کنزا بیگم نے بھی حیران ہوتے ہوئے سرسری سے انداز میں استفسار کیا۔ جی پھپھو، مجھے بھی اس کا اندازہ نہیں تھا، ادھیرا کی طرح مجھے بھی انہیں یہاں دیکھ کر کافی حیرت ہوئی ہے، الینا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا۔ چلیں، یہ تو اچھا ہو گیا، الینا بیٹی، اور ادھیرا کی بھی دوستی ہو جائے گی، عائزہ بیگم نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فقط مسکرا دیں۔ الینا کو وہاں کچھ عجیب لگا تھا۔ کل ہی جن لوگوں کے ساتھ اس نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا، آج انہیں کے گھر میں موجود ہونا اسے عجیب احساسات سے دوچار کر رہا تھا۔ دوسری جانب ادھیرا بھی لب کچلتی کنفیوز ہو رہی تھی۔ الینا لاشاری ان کے پڑوس میں تھی، ان کی کمپنی میں آہن کے انڈر کام کرنے والی تھی۔ یہ ساری صورتحال ادھیرا کو پریشان کر گئی تھی۔ پیاری ہے، آرس کی آواز پر وہ چونک کر اس کی جانب پلٹا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ سامنے کے منظر میں اتنا کھو چکا تھا کہ آرس کی آمد کو بھی محسوس نہیں کر پایا تھا۔ میں نے کہا، سامنے والی آنٹی کی بھتیجی کافی پیاری ہے۔ آرس کی بات پر اسے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم نے کہاں دیکھا اسے؟ اسے حیرت ہوئی کہ اندھیرے میں دور وہ خود ٹھیک سے اس لڑکی کو نہیں دیکھ پایا تھا جو اس وقت لان میں کھڑی پھولوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتی ارد گرد سے بے نیاز تھی۔ آپ جناب کی محبت میں بڑے عرصے بعد کسی پر آپ کی نظریں تھمی ہیں، آرز نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ وہ آہن سے کیا کہتا کہ کچھ دیر پہلے وہ ان کے گھر میں موجود تھی۔
तुम सुधरोगे नहीं। उसने खिड़की से हटकर आरिस को देखते हुए अजीब से लहजे में कहा था। मॉम को पता चला कि उनकी भतीजी को छोड़कर उनकी सहेली की भतीजे में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो क्या होगा? आरिस ने असर ना लेते हुए शरारत से कहा था। मैंने उसे देखा तक नहीं है और तुम इंटरेस्ट लेने की बात कर रहे हो? सर झटक कर कहता वो सोफे पर बैठ गया था। देखा नहीं है तो मोहब्बत का ये आलम है। जब वो आपके सामने आ गई तो आपकी तो सांसें, दिल की धड़कनें और नजरें थम सी जाएंगी। आरिस ने उसे देखकर कहते हुए जूम आई अंदाज अपनाया था। कोई भी चेहरा मुझ पर अब असर नहीं कर सकता, इसलिए बेफिक्र रहो। उसने अजीब से लहजे में कहा, मगर वो जानता नहीं था कि अपने किए गए इस दावे में वो कितनी बुरी तरह नाकाम होगा। ये तो वक्त बताएगा कि वो चेहरा आप पर असर करता है या नहीं। वैसे तारीख गवाह है कि आज तक जिसने हसीनाओं के हुस्न के शर से पनाह मांगी है वो खुद ही उनके हुस्न के गुलाम हुए हैं। बड़े बड़े दावेदार भी अपने दावों पर पूरे नहीं उतर सके। आरिस की बात ने मुकाबिल को कुछ देर के लिए लाजवाब किया था। मैं कोई दावा नहीं कर रहा आरिस, उसने उकताए हुए लहजे में कहा। आपको बार बार मेरा इस सिलसिले में बात करना पसंद नहीं है ना? आरिस ने संजीदा लहजे में सवाल किया। ऐसी बात नहीं है, मैं बस इस सिलसिले में कुछ सोचना चाहता हूँ, ना कुछ कहना। आहन ने कंधे उचकाते हुए कहा। अदीरा जो उससे कोई बात करने उस जानिब आई थी, उन दोनों की गुफ्तगू का मौजू सुनकर खामोशी से पलट गई और आरिस के जाने के बाद कितनी ही देर वो खुद बस इसी सिलसिले में सोचता रहा था। वो जब से कमाल हाउस से लौटी थी उन्हें ही सोची जा रही थी। उसके फ़ोन पर अदीरा की जानिब से मैसेज मिला जिसमें उसे एक रोज़ बाद ऑफिस आने को कहा गया था। वह फ़ोन बंद करती किज़्म बेगम के घर के छोटे से लॉन में बैठी अपना लैपटॉप खोले कमाल इंटरप्राइजेस के बारे में सर्च करने लगी। मौसम से अक्सर अनजान वो सामने वाले घर में मौजूद किसी की नज़रों को भी महसूस नहीं कर पा रही थी। उसे आहन कमाल खान के साथ काम करना था, इसलिए वो इस शख्स के बारे में जानना चाहती थी। कंपनी की वेबसाइट से उसे आहन कमाल खान की तालीमी काबिलियत और कारोबारी कारकर्दगी के बारे में तो काफ़ी कुछ पता चल गया था, मगर वहाँ उनमें से किसी की भी तस्वीर मौजूद न थी। आहन कमाल खान को सोचती वो एक बार फिर 2 साल कबल हुए वाक़े को सोचने लगी थी। 2 साल कबल उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा, ये तजस्सुस अलीना लाशारी को परेशान कर रहा था। वो उन्हीं सोचों में डूबी हुई थी जब उसके फ़ोन पर नबिया की कॉल आने लगी, जिसे अलीना ने दूसरी घंटी पर ही उठा लिया था। सलाम दुआ के बाद वो दोनों एक दूसरे की सरगर्मियों के बारे में कुछ देर बात करती रही थी। तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? नबिया ने अलीना से इस्तफसार किया था। अभी तो एक ही बार गई हूँ ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, अब परसों फिर से जाना है। मुझे मिस्टर कमाल खान के बड़े बेटे के साथ काम करना है और शायद परसों उससे मुलाकात हो जाए, फिर ही कुछ पता चलेगा। अलीना ने सरसरी से लहजे में जवाब दिया और फिर बातों ही बातों में मौजू गुफ्तगू कमाल खान की फैमिली की जानिब चला गया। नबिया को यह जानकर काफ़ी हैरत हुई थी कि अलीना ने जिस कंपनी के साथ काम शुरू किया है उनका घर भी किंजा बेगम के पड़ोस में है। अलीना तमाम तफसीलात से आगाह करती बिलाखिर आहान कमाल खान के साथ 2 साल पहले हुए वाक़े के बारे में बात करने लगी थी, जिसके मुतालिक उसे कोई भी आगाही नहीं थी। बस खुद साख्ता मफरूज़ों की बिना पर ही वो कई सवाल उठाकर रह गई जिनका कोई जवाब नहीं था। वो दरवाजे पर दस्तक देती आवेश कमरे में दाखिल हुई थी। जाग रहे हो? आवेश को लैपटॉप पर मसरूफ़ देखकर वो उसके पास आती पूछने लगी। हाँ यार, कल ज़ुहैब लौट रहा है और उसके आने से कबल मुझे कुछ काम निपटाने हैं, वरना तुम तो जानती हो उसे राई का पहाड़ बनाना कितने अच्छे से आता है। आवेश ने हंसकर कहा था। उसे छोड़ो, मैं राज अंकल के होते तुम्हें किसी तीसरे की परवाह नहीं होनी चाहिए। नबिया ने ज़ुहैब के जिक्र पर सर झटक कर कहा था। हाँ, सो तो है। तुम बताओ, तुम क्यों जाग रही हो? आवेश ने घड़ी पर नज़र डालते हुए पूछा, जिससे 1:45 का वक्त हो रहा था। बस कुछ सोच रही थी, नबिया ने पुरसोच अंदाज में कहा। तुमने अलीना से बात की है ना आज? आवेश की मुस्कुराहट में तंज की आमेज़श थी। हाँ, और उससे बात करने के बाद मैं शाम से मुसलसल उसी सिलसिले में सोच रही हूँ। नबिया ने किसी गैर मरई नुक्ते को देखते हुए कहा। अब ऐसा क्या कह दिया उसने? आवेश ने लैपटॉप साइड पर रखते हुए सवाल किया। आवेश, तुम जानते हो अलीना ने जिस कंपनी को ज्वाइन किया है उनका घर मरी में है, किंजा आंटी के घर के सामने। नबिया ने पुरसोच अंदाज में कहा। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? आवेश को इस बात की वजह समझ नहीं आई थी। उनके बड़े बेटे के साथ 2 साल पहले मरी में कोई हादसा हुआ था और उसके बाद उसने मुल्क छोड़ दिया। नबिया की बात पर आवेश चौंका था। अजान का एक्सीडेंट भी तो 2 साल कबल हुआ था। हो सकता है उन दोनों वाक़यात का कोई ताल्लुक हो। नबिया ने इस्तेफामिया अंदाज में भाई को देखा था। तुम कहना क्या चाहती हो? आवेश ने नबिया के जहन में उठते सवाल जानने चाहे।
अजान का एक्सीडेंट इस बुरी तरह हुआ था कि उसकी डेड बॉडी पूरी तरह जल गई थी। हो सकता है उस सब का ताल्लुक अहान कमाल खान के साथ हो। मेरा मतलब है कि नबिया ने दिल में उठता सवाल सोच सोच कर कहना शुरू किया। तुम्हारा मतलब है कि अजान का एक्सीडेंट अहान कमाल की वजह से हुआ हो और उसकी वजह से अजान की मौत हुई है? नबिया, ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसके साथ जो भी हादसा हुआ है उसका ताल्लुक अजान से हो। और फिर तुम ये क्यों भूल जाती हो कि अजान को उस जगह अचानक बुलाने वाली अलीना थी? आवेज़ ने उसकी सोच के साथ इत्तेफाक नहीं किया था और आखिर में फिर उससे उस दिन को याद करते हुए अलीना का जिक्र किया। आवेज़, इतने इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं? एक ही जगह एक ही वक्त पर दो लोगों के साथ हादसा हुआ हो मगर उन दोनों हादसों का आपस में कोई ताल्लुक ना हो। नबिया ने उसकी आखिरी बात को इग्नोर करते हुए फिर से सवाल किया था। क्या अलीना को पक्का पता है कि अहान कमाल के हादसे को भी इतना ही वक्त गुजरा है जितना अजान के एक्सीडेंट को गुजरा है? और हादसे की नौयत क्या थी? वो श्योर है कि दोनों हादसा मरी में एक ही जगह हुए हैं? आवेज़ ने चैलेंजिंग अंदाज में पूछा था। नहीं, ये बस उसका ख्याल है, नबिया ने जवाबन कहा। और आजकल उसके ख्यालात ने तुम्हारे जहन में अपने कदम जमाना शुरू कर दिए हैं। आवेज़ के तंज पर वो मुस्कुरा कर रह गई थी। कोई अपनी सौतन से भी इतना नहीं जलता होगा जितना तुम अलीना से जलते हो, नबिया ने हंसकर कहते उसे छेड़ा था, क्योंकि वो बिला वजह तुम्हारे सर पर सवार हो गई है। आवेज़ ने वापस लैपटॉप थामते हुए जल कर कहा, और तुम्हारे सर पर जुहेब, इसे बंद करो और सो जाओ, नबिया ने जवाब में कहा और उठकर कमरे से बाहर चली आई। गुड नाइट, आवेज़ की आवाज़ पर उसने उसे अल्लाह हाफिज़ कहा और अपने कमरे में चली आई। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको ये एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।